फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के थर्ड पेपर, जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके साथ उनका आंसर भी लेकर आए हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के संघवाद एवं एकात्मक लक्षणों की विवेचना कीजिए। अर्थात भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षणों की विवेचना कीजिए। कभी कभी टिप्पणी में ये दो प्रश्न अलग अलग पूछ देता है, या 10 नंबर में कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है और एकात्मक लक्षण क्या है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। प्रोफेसर डायसी के अनुसार संघात्मक सरकार के आधारभूत लक्षण है निर्मित संविधान, केंद्र तथा इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। भारतीय संविधान में ऐसे समस्त अनुलक्षण विद्यमान है जो किसी संघात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में संघ की आधारभूत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय संविधान का मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है। संघ एवं इकाइयों की प्रत्येक विशेषता, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायी या न्यायिक, संविधान द्वारा निर्धारित एवं संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। इसी प्रकार जो है दूसरा हेडिंग आप लिख लेंगे, शक्तियों का विभाजन। संघीय सिद्धांत के अनुरूप भारत में संघीय एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार जो है तीसरा हेडिंग है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। चौथा है आपका राज्यसभा उच्च सदन। पांचवा है संघीय प्रक्रिया के अनुरूप संशोधन प्रणाली। ये थे संघात्मक लक्षण, जिसे आप देख लेंगे। अब चलते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण की ओर। भारतीय संविधान के ढांचे में सशक्त प्रबल केंद्र की रचना की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघवाद के ढांचे में नहीं ढाला गया है। वस्तुतः संघवादी ढांचे में एकात्मकता के तत्व जानबूझकर ढाले गए। ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक राज्य से स्वतंत्र होने के बाद बहुआयामी बहुभाषी समाज में राष्ट्रीय हितों का अनुरक्षण अनिवार्य था। अतः संविधान में एकात्मक तत्व अंतर्वृष्ट किए गए थे। भारतीय संविधान में अंतर्वृष्ट एकात्मक तत्व इस प्रकार हैं। शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में, अर्थात शक्तियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पक्ष में है। इसी प्रकार जो है अगला हेडिंग है राज्य के पृथक संविधान का महत्व। राज्यों के पृथक संविधान का महत्व। तीसरा है नवीन राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन में केंद्र की अधिकारिता। संकट काल में एकात्मक शासन। आपातकाल के दौरान संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचा में तब्दील हो जाता है। अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा से केंद्र की शक्तियों में अभिवृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अगला है आपका राज्यपालों की नियुक्ति। भारतीय संघ के इकाई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं।
अगला है आपका द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। इसी प्रकार 7वां है आपका एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में सामान्यतः संघ एवं राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए संघ एवं राज्य के स्तर पर न्याय व्यवस्था आवश्यक है। 8वां है आपका अन्य संवैधानिक तत्व। ये थे एक भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के स्रोत। 10 नंबर में या टिप्पणी में ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, अर्थात भारतीय संविधान में कौन से नियम कानून किस देश से लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था, कानून का शासन, स्वीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, विधि निर्माण प्रक्रिया, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति या इकहरी नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। तो संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति महाभियोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार फ्रांस के संविधान से आप देख लेंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विख्याति लब्ध व्यक्तियों को मनोनयन और आपातकालीन उपबंध। इसी प्रकार आप देख लेंगे जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं, और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इससे लगभग 75% अंश जो है लिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो है एक प्रश्न आपका है भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। अधिकांश बार ये प्रश्न पूछता है, या इसके जगह पे यदि आप जो है एक ही बार ये तैयार कर लें कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कितने हैं, और उनके बारे में यदि आप डिटेल से पढ़ लें तो आपको जो है 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, बड़ा और छोटा मिलके। तो चलिए, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक तो जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सब कोई समान है। उसके बाद जो है समानता का नवीन आयाम देख लेंगे। अनुच्छेद 15 है आपका मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात इस आधार पर किसी के साथ कोई जो है भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति देश की सामान्य विधि के अधीन होगा। फिर अनुच्छेद 15 है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
ये आप देख लेंगे। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए उपबंध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। उसके बाद अनुच्छेद जो है 17 देख लेंगे। मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपबंध है और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों के अति उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अगला है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ये आप देख लेंगे। फिर आपका एक प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का मूल्यांकन कीजिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है, इसे आप देख लेंगे। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता, वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का क है। 86वां संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा एक नवीन अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध रखा गया है। अगला है बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, ये आप देख लेंगे। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना कीजिए, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे आप देख लेंगे। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। और फिर एक प्रश्न आपका बनता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की उपादेयता का मूल्यांकन कीजिए। अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। तो नीति निदेशक तत्वों के बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर जो है आपका एक प्रश्न बनता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे आप देख लेंगे। संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उपबंध है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, इसे आप देख लेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कर्तव्य की धारणा को स्पष्ट करते हुए संविधान के भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये इस प्रकार हैं, इसे आप देख लेंगे। ग्यारहवां कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षण या कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
फिर एक प्रश्न बनता है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसमें आप देख लेंगे कार्यपालिका शक्ति, मंत्रिपरिषद का गठन, नियुक्ति संबंधी शक्ति, फिर है आयोगों का गठन, विधायी शक्तियाँ, संसद संबंधी शक्ति, ये आप देख लेंगे। विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु अनुशंसा, विधि या नियम बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, पूर्ण वीटो, जेबी वीटो, फिर राजनयिक शक्तियां हैं, फिर सैनिक शक्तियां, फिर न्यायिक शक्तियां, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, उच्चतम न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार, अन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ये राष्ट्रपति की शक्तियों का विवेचन था। फिर आपका एक प्रश्न बनता है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ये आप देख लेंगे। ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के पद को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के पद का सृजन करता है। इसे आप देख लेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य, मंत्रिमंडल का निर्माण जीवन तथा मरण का केंद्र स्थल है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तथा कार्य विभाजन, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, लोकसभा का नेता, लोकसभा का संचालक एवं विघटक, अनुग्रह की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, महानिर्वाचन प्रधानमंत्री के नाम पर, दल का नेता, राष्ट्र का नेता, ये आप देख लेंगे। लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का संचालक एवं विघटक होता है, अनुग्रह की शक्ति होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होता है, दल का नेता होता है, राष्ट्र का नेता होता है। फिर आप जो है प्रधानमंत्री की स्थिति देख लेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो इस पद का महत्व लगातार बढ़ता जाता है। जेनिंग्स ने लिखा है, प्रधानमंत्री के पद की स्थिति अवश्य ही वह होगी जो उस पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहेगा और अन्य मंत्री उसे बनने देंगे। ये थे एमए राजनीति शास्त्र तृतीय सेमेस्टर के थर्ड पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रश्नों को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सारे प्रश्न जो है यहीं से परीक्षा में पूछे जाएंगे और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।